अस्सलाम क्लास 8। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मंथ ऑफ जुलाई का। यूनिट 3 सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर का नाम है सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पहले हम इसको ही डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर जो चैप्टर में हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी बेसिक यूनिट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट कह लें, ये सब जो है वो सेल ही है सारा। अच्छा, उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल है उनका तकरीबन सेम स्ट्रक्चर ही होता है, यानी कि वही साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, हर चीज़ तकरीबन और सेम फंक्शन भी तकरीबन उसी तरीके से होता है। अब सेकेंड आपका है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है कि द पासिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड द हेरिडिटी, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं या अपने पेरेंट्स से लेते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती हैं? हेरिडिटी। यानी कि आई कलर है, हेयर कलर है, अब कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है, कॉम्प्लेक्शन है, उसके अलावा हाइट है कि आपकी हाइट टॉल है या आप शॉर्ट हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपके बालों कलर कैसा है, ये सब चीज़ें आप जो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स से रहते हैं, यही चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपकी हेरिडिटी जो है वो कहलाती हैं। फिर थर्ड है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या कहलाता है कि जो सिंपल बिगनिंग है उसमें जो है चेंजिंग हो जाना या उसमें कोई इंप्रूवमेंट हो जाना, ये कहलाता है आपका एवोल्यूशन कहलाता है। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं और चैप्टर में सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक आपका वो कहलाएगा या आप ये समझ लें कि हम जो सबसे पहले स्टडी करेंगे वो सेल को स्टडी करेंगे। छोटी क्लासेस में वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि सेल का स्ट्रक्चर, हम बाकी ऑर्गेनिल्स की तरफ तो नहीं जाएंगे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, वैक्यूल भी है, साइटोप्लाज्म भी है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसमें हम पहले न्यूक्लियस को ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि आयन जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में जो है वो थ्रेड लाइक यानी कि बिल्कुल धागे नुमा जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं मौजूद, बिल्कुल बारीक थिन इस तरीके से, ये कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्रोमोसोम्स को अगर हम सिंगल स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें, बिल्कुल थ्रेड लाइक अलग से इसका स्ट्रक्चर मैं आपको इस तरह से बना के दिखाऊंगी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये बिल्कुल विजिबल नहीं होता। लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, जब न्यूक्लियस या सेल जो है अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो ये विजिबल होते हैं, वरना बिल्कुल थिन जो है वो ये स्ट्रक्चर इनका होता है। इस तरीके से जो है ये इस तरह से ये क्रोमोसोम जो है वो सिंगल अगर हम देखें तो इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो एक इस तरीके से ये धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए के बने हुए होते हैं। जो किससे बने हुए होते हैं? ये डीएनए कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब डीएनए को अगर हम बिल्कुल अलग से देखें माइक्रोस्कोप के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए, तो वो आपको इस तरीके से डबल नज़र आएगा। जो स्ट्रक्चर इसका होता है ट्विस्ट लैडर की तरह का स्ट्रक्चर, और इस पे जो है वो जगह जगह जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो जीन कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? अगर हम एक स्ट्रक्चर इसका क्रोमोसोम्स का देखें तो डीएनए और प्रोटीन मिलकर हमें क्या बना रहे हैं? और आपका क्रोमोसोम्स जो है वो बना रहे होते हैं, यानी कि डीएनए ये क्रोमोसोम जो है वो बनता है। ठीक है। अब डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? ये डीएनए, और डीएनए असल में क्या है? मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है।
अब डीएनए पर ही स्मॉल बिट्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। यानी कि डीएनए होगा तो जीन्स होंगे, जीन्स असल में क्या है, ये पूरा जो हमारी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा आई कलर, हेयर कलर, उसके अलावा 5 फिंगर्स हैं, स्ट्रक्चर पूरा हमारा बालों का कलर है, इस सब कॉम्प्लेक्शन, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, जीन के अंदर होती है। अब उसके अलावा एक चीज़ और है कि देखिए हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी में सेल्स मौजूद हैं। यानी कि हमारे जो क्रोमोसोम्स, अगर हम हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्वांटिटी है उसकी, तो ह्यूमन बीइंग में जो है वो तकरीबन 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमन बीइंग में। लेकिन ये सिर्फ एक पूरी एक नहीं कि सिर्फ हम ये कहेंगे एक ह्यूमन बीइंग में, बल्कि ह्यूमन बीइंग में जितने सेल मौजूद हैं उनके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स जो है मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये जो है 46 क्रोमोसोम्स की बात तो ये हो गई है। अच्छा, अब ये देखें, अभी जो हम बात कर रहे थे हेरिडिटी की, तो अब हेरिडिटी क्या है, अभी जब सेल डिवाइड होता है और फिर जब कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है, तो यही जो है वो क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर होते हैं। जब क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा तो इट्स मीन कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, इट्स मीन कि जीन ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह से वो जीन, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यू ऑफ स्प्रिंग में या न्यू बॉर्न में जो है वो ट्रांसफ़र होती है और आप अपने पेरेंट्स से जो है रिजेंबल्स करते हैं। यानी कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन या जो आपके पेरेंट्स में जो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो न्यू जनरेशन में जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है ट्रांसफ़र होती है इन्हीं जीन के ज़रिए, क्योंकि इन जीन में ही सारे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। डेटा जैसे आप कह लें जैसे यूएसबी होती है उसमें सारा डेटा होता है, बिल्कुल इस तरीके से ये जीन है जिसमें सारा डेटा आपकी बॉडी का जो है इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है। और फिर वही जो है वो एक जो है वो मदर एंड फादर जब जो है वो सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जो जाइगोट बनता है, फिर उसके मुताबिक न्यू बॉर्न, तो उसमें ये जनरेशन जो है थ्रू जनरेशन जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा सा मैं आपको और मेंशन कर दूँ यहाँ पर कि जब भी क्रोमोसोम्स डिवाइड होगा, अभी तो ये सिंगल मैंने क्रोमोसोम आपको बताया था, यहाँ पर जब ये क्रोमोसोम डिवाइड यानी कि सेल जब डिवीजन होती है तो सबसे पहले ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है। वैसे से सिंगल नजर आएगा आपको, लेकिन ये क्या करेगा, अपनी जो है वो एग्जैक्टली इस तरीके से होगा और दूसरी ये अपनी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से कॉपी। तो ये कहलाएगा आपका एक क्रोमोसोम जिसमें ये दो जो इसने अपनी कॉपी बनाई, ये इसके क्या कहलाएंगी, क्रोमेटाइड्स क्या कहलाएंगे। जो भी आगे हम सेल डिवीजन नहीं पढ़ेंगे, तो इस तरीके से ये अपने आप को जो है वो कॉपी बनाता है। फिर एक जो है वो एक मानी जो है पेरेंट्स के पास रहती है और दूसरी जो है वो कॉपी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है। इसी वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रिसेंबल करती है आपके पेरेंट्स से। अच्छा, अब मैं बुक से रीड आउट कर रही हूँ पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको समझाया है, किस तरह से डीएनए क्या होता है और किस तरीके से जो है वो आपकी बॉडी में मौजूद है और क्या इसका फंक्शन है। पेज नंबर 21 ओपन कीजिएगा। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल मिलियन सेल्स। They are about 0.005 mm यानी कि माइक्रोमीटर to 0.02 micrometer in diameter. Nearly all cells have the same basic structure, no matter what their function is or what organism they are formed. यानी कि तकरीबन जितने भी सेल्स हैं उसमें जो है वो सेम स्ट्रक्चर होता है। तमाम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी उनमें सेल का तकरीबन वही सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल सब। तो इससे कंसर्न नहीं है हमें कि जो है वो किस जो है वो ऑर्गेनिज्म की बात हम कर रहे हैं। एटलीस्ट वन न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितनी भी हमारी पूरी बॉडी है उसमें जो सेल होते हैं उनके हर सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। The nucleus of a cell contain the long thread-like structure called a chromosome। जो मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया कि न्यूक्लियस के में क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। These are only visible when a cell is about to divide into two। यानी कि जब सेल डिवाइड होगा, यानी जब जिस वक्त उसको सिग्नल मिलेगा डिवाइड होने का, तो उस वक्त वो सेल अपना जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा और डिवाइड होगा। उस वक्त ये जो क्रोमोसोम हैं ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, ठीक है, और विजिबल हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, लाइन जो बुक में से मैं आपसे पढ़ी हूँ, दीज आर द ओनली विजिबल व्हेन अ सेल इज अबाउट टू डिवाइड इनटू टू। यानी जब अपने आप को सेल जो है वो डिवाइड करेगा। थर्ड पैराग्राफ है, क्रोमोसोम्स कंटेन अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, डीएनए। यानी कि जो क्रोमोसोम्स है ये केमिकल यूनिट है, जो मॉलिक्यूल है जो क्या कहलाता है आपका, डीएनए कहलाता है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, which control the
डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट फ्रॉम इट्स पेरेंट, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल की। मैंने अभी आपको जब डायग्राम समझा रही थी, क्योंकि डीएनए से कि जो पार्ट है वो जीन है, और जीन ही में सारे डेटा मौजूद होता है जो हम अपने पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट करते हैं। दैट इज इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर एक्सेट्रा। अभी वैसे तो बहुत सारी हैं, आप तो ज़्यादा कम बताई गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हाइट है, फिर नोज का शेप है, आपकी फेस की शेप है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ मैं मेंशन कर दूँ कि थोड़ा सा बात ये भी होता है कि हम रिजेंबल कर रहे होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी, क्योंकि देखिए आपके पेरेंट्स के पास अपने पेरेंट्स से ली हुई जीन्स मौजूद होती हैं। अभी आगे हम इस चैप्टर में काफ़ी सारी डिटेल ही पढ़ेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर वगैरह की, तो वो भी है कि कौन सा कैरेक्टर जो है डोमिनेंट होता है, कौन सा जो है रिसेसिव हो जाता है, नहीं कौन से जो है कैरेक्टर आपके सामने मौजूद होता है और आप बाकी जो है वो मौजूद तो है, लेकिन उस वक्त वो अपने आप को जो है वो एबल नहीं मतलब के जाहिर नहीं कर पा रहा है अपने जो है वो। अच्छा ठीक है, इसको जो है वो स्किन कलर है, हेयर कलर, आई कलर एक्सेट्रा। अब फोर्थ पैराग्राफ है, द क्रोमोसोम्स कैरी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड द जीन। वही क्रोमोसोम्स पे, क्योंकि वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, उस पर जो बिट्स होती हैं छोटे छोटे और जो होते हैं उस पर क्या होते हैं, वो जीन्स होते हैं। इंस्ट्रक्ट आवर बॉडीज टू मेक प्रोटीन विच डिटरमाइन द शेप ऑफ द बॉडी एंड हाउ टू बिहेव, यानी कि पूरा, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सेल को। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, उनके न्यूक्लियस उनको जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो पूरा ये जितना भी है कि किस वक्त क्या काम करना है, किस वक्त सेल को प्रोटीन बनाना है, किस वक्त सेल को डिवाइड होना है, किस वक्त जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, किस वक्त जो है वो एनर्जी जो है, सारा जो है वो न्यूक्लियस का काम है। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए, यानी कि जीन्स ज़्यादा डीएनए का हिस्सा है, तो ये किसके बने हुए हैं, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के। द डीएनए मॉलिक्यूल इज लाइक अ ट्विस्टेड लैडर कॉल्ड अ डबल हेलिक्स, यानी क्योंकि ये एक लैडर की तरह है, और जब इसको डबल हम कर लेते हैं, बिल्कुल डबल लैडर जैसे होती है उसकी तरह का जो है ये मॉडल बन जाता है। बुक में डायग्राम भी आपकी दी हुई है। फिर लास्ट पैराग्राफ है डीएनए का हवाले से, व्हेन सेल डिवाइड टू डिवाइड द डीएनए फर्स्ट डुप्लीकेट इटसेल्फ, यानी कि अब डीएनए यानी डीएनए के जो यहाँ कहा जा रहा है वो असल में क्रोमोसोम्स को ही कहा जा रहा है कि सबसे पहले जब भी सेल डिवाइड होगा तो वो सबसे पहले क्रोमोसोम क्या करेगा, अपने आप को डबल करता है। वन कॉपी इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि एक कॉपी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि जो जब जाइगोट बनेगा तो वो कॉपी जो है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगी। दिस इज द रीजन वाई वी इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने जो है वो पेरेंट्स से जो है वो इनहेरिट जो है वो करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन। काइंड ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि सेल डिवीजन है क्या। सेल रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर बाय डिवीजन आफ्टर ग्रोइंग टू सर्टेन मैक्सिमम साइज, यानी कि एक मैक्सिमम साइज पर पहुंचकर जो है वो सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू करता है। उसको सिग्नल मिलता है वही न्यूक्लियस की तरफ से कि जो है उसको डिवाइड होना स्टार्ट करना है, तो वो प्रिपेयर कर लेता है अपने आपको डिवीजन के लिए, तो ये कहलाती है आपकी सेल डिवीजन कहलाती है। अब सेल डिवीजन की टू काइंड्स हैं जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है। ये टू काइंड्स कहलाती है आपकी, एक माइटोसिस जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और दूसरी है आपकी मियोसिस। माइटोसिस जो है सेल डिवीजन जो है वो आपकी पूरी बॉडी के जितने सेल हैं उसमें जो है माइटोसिस के जरिए डिवीजन होती है, और मियोसिस जो है वो सिर्फ ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में या सेक्स सेल आप कह लें, जो हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे उसमें होती है। यानी पूरी बॉडी के आपकी जितने भी सेल मौजूद हैं जो अनकाउंटेबल है, मिलियन जो है वो सेल्स मौजूद हैं, सबके सेल डिवीजन किसके जरिए होती है, आपकी माइटोसिस के जरिए जो है वो होती है। अच्छा, माइटोसिस को आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा बता रही हूँ कि माइटोसिस को जो है वो साइंटिस्ट ने 4 स्टेजेस में, यानी कि 4 फेजेस में जो है वो डिवाइड किया, ताकि इसको स्टडी करना जो है वो बहुत आसान हो जाए। और आप भी देखिएगा जब मैं आपको स्टेजेस के जरिए समझाऊंगी तो आपको भी बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि माइटोसिस को असल में माइटोसिस होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करना शुरू की थी तो उन्हें न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आया था, और फिर जब वो डिवाइड उसने अपने आप को डबल किया, फिर डिवाइड होना शुरू किया, जनरेशन टू जनरेशन आपके पास हो, तो वो उसकी जो है डिवीजन इस तरह से माइटोसिस जो है इसका नाम हो गया था। इसको जो है साइंटिस्ट ने 4 स्टेजेस में जो या 4 फेजेस में जो है डिवाइड किया। नंबर 1 इसका कहलाता है प्रोफेज, नंबर 2 कहलाता है मेटाफेज, नंबर 3 कहलाता है एनाफेज, और नंबर 4 कहलाता है टेलोफेज। अब डायग्राम के जरिए जो है वो हम पढ़ेंगे इसको।
थोड़ा सा मैं यहाँ नाम से ही आपको बता दूँ ताकि जिस वक्त हम डायग्राम पढ़ रहे हो उसको आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि प्रोफेज का मतलब है पहली स्टेज, यानी कि जो बिल्कुल विदाई स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज, जिस वक्त सेल अपने आप को जो है वो डिवाइड करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होता है, हो रहा होता है, तो उस वक्त जो है वो सबसे पहले क्रोमोसोम जो बिल्कुल आपके किस तरह है, बिल्कुल थिन यानी पतले धागे नुमा जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, इसमें वो जो है अपने आप को क्या कर रहे होते हैं और मज़ीद जो है वो कोलाइड हो जाते हैं। ये धागे जो आपके ये हैं इस तरीके से मज़ीद जो है ये बिल्कुल स्ट्रक्चर इस तरीके से जो है वो अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो अपने आप को मज़ीद थिक और जो है वो मोटा कर लेते हैं और अपने आप को जो है वो डबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रोफेज में, ठीक है। लेकिन पहले तो अपने आप को क्या करेंगे, विजिबल करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने आप को क्या करेंगे, डबल जो है कॉपी अपने क्रोमोसोम्स की जो है वो बनाते हैं। अब वैसे तो मैंने अभी आपको बताया था 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में, लेकिन हम 46 को तो यहाँ स्टडी नहीं करें, हम इस तरह से 4 क्रोमोसोम्स को ले लेते हैं ताकि इसको स्टडी करना जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपके पास क्रोमोसोम्स अपने आप को विजिबल कर लिया। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले जब भी डिवीजन स्टार्ट होगी तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपनी जो है वो कॉपी बनाते हैं। तो ये इसकी कॉपी जो है किस तरीके से अपनी कॉपी जो है वो इस तरह बनाएंगे, ये इस तरीके से पूरा इसकी ये देखिए, ठीक है। ये अब इन्होंने जो है ये प्रोफेज ही चल रहा है अभी कि सिंगल थे, जब डिवीजन स्टार्ट हुई तो अब ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम और ये, यानी 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इस वक्त ये इनकी जो ये है, ये 2 जो आपके कहलाने जिन्होंने अपनी कॉपी बनाई, ये असल में इस वक्त क्या कहलाएंगे, क्रोमेटाइड्स। क्या कहलाएंगे, ये क्रोमेटाइड्स जो है वो कहलाते हैं, ठीक है। अब जब क्रोमेटाइड्स जो ये अटैच होते हैं, स्मॉल जो है पॉइंट होता है जिससे ये अपने आप को जो है वो अटैच करते हैं, ये कहलाता है सेंट्रोमियर। क्या कहलाता है, ये सेंट्रोमियर जो है वो कहलाता है। अब अपने आप को इन्होंने डबल कर लिया है। अब क्या होगा कि ऐसा ऐसा जो है वो नेक्स्ट इसकी जो आपकी आएगी, अभी प्रोफेज ही चल रहा है, स्पाइनल फाइबर्स जो है वो बनना स्टार्ट होंगे। यहाँ ये क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से अपोजिट जो है वो इस तरीके से स्पाइनल फाइबर जो है वो ऐसा ऐसा बनना, प्रोटीन जो है वो बनना स्टार्ट, एक अपोजिट यहाँ पर इसको इसी तरीके से प्रोफेज में जो है स्पाइनल फाइबर जो है बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा आपका वही सेल है। अब स्पाइनल फाइबर इसमें बनना स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर जब स्पाइनल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ आपकी स्टेज जो है वो प्रोफेज जो है वो खत्म हो जाएगी। अब जो है सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा कि जितने क्रोमोसोम्स हैं इसमें स्पाइनल फाइबर बिल्कुल प्रॉपर जो है वो बन जाएगी, ठीक है। और ये इसका सेंट्रोमियर, और हर सेंट्रोमियर से जो है ये अटैच जो है वो हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब जितने क्रोमोसोम्स हैं वो दरमियान में इक्वेटर पर जो है वो जमा हो जाएंगे, ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी मेटाफेज कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपकी जो थर्ड स्टेज आपकी कहलाती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि ये जो स्पाइनल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे, यानी अपोजिट उसकी तरफ जो है पोल की तरफ जाएंगे और ये ऐसा ऐसा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो सेंट्रोमियर से अटैच है क्रोमोसोम, ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और हर स्पाइनल फाइबर पर जो है वो एक एक क्रोमेटाइड जो है वो सेपरेटली जो है वो अलग हो जाएगा। देखें यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स और स्पाइनल फाइबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होते होते
यानी कि अब क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर से ये सिंगल पूरा जो है वो क्रोमेटाइड एक एक जो है वो आके अटैच हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो क्रोमोसोम जो है वो पूरे जो है क्रोमोसोम इस तरह से जो है वो कॉन्टैक्ट होके जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जो है वो आ जाएंगे। ये आपकी एनाफेज जो है वो स्टार्ट। अब टेलोफेज में क्या होगा, टेलोफेज में जो है वो इनकी मूवमेंट बिल्कुल रुक जाएगी। ये सारे क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करके रुक जाएंगे। यहाँ पर आके इस पॉइंट पे आके ये क्रोमोसोम्स और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जो टेलोफेज में जब मूवमेंट रुक जाएगी क्रोमोसोम्स की कि जो क्रोमेटाइड से अब इस वक्त क्या कहलाएंगे, 4 क्रोमोसोम्स कहलाएंगे इस मूवमेंट पे, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोबारा से जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपेयर होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। ये 2 सेल देखिए इस तरह से न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो जो रिमूव हो गई थी प्रोफेज में, वो दोबारा से जो है यहाँ पर जो है बनना स्टार्ट हो गई है। और नेक्स्ट उस पर क्या होगा कि साइटोप्लाज्म भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंदर की तरफ जो है वो मूव करेगा इस तरीके से, ताकि ये भी फिर डिवाइड इस तरह होते होते पूरा जो है ये साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाएगा और फिर हमारे पास 2 सेल जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है। ये वैसे तो मैं इस तरह से बनाई, मैं आपको पूरा सर्किल करके दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से जो है वो पूरा ये साइटोप्लाज्म भी पूरा आ गया, इसमें ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स, 4। कि दूसरा इसमें भी जो डिवाइड हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रीफॉर्म हो गई है, साइटोप्लाज्म हो गई है। अच्छा अब इसमें जो है माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम मदर से जो है वो पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही जो है वो न्यू सेल में, अच्छा न्यू सेल्स क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल कहलाते हैं। अभी जो न्यू सेल्स पेरेंट सेल से न्यू सेल बने ये असल में क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल। हमारे जो प्रोफेज जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स थे। अब देखिए न्यू डॉटर सेल में भी हमारे पास 4 जो है क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब वही बिल्कुल उसी तरीके से कि अपने आपको ये इस वक्त तो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा विजिबल बनाए, लेकिन ये दोबारा से जब बनते हैं तो बिल्कुल वही थ्रेड लाइक थिन स्ट्रक्चर जो है इस वक्त ये इनका होता है, जो बिल्कुल अपने आप को जो है वो थिन जो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ आपकी जो है न्यू डॉटर सेल यानी कि नए सेल जो है वो बन जाते हैं और इसमें क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रहता है जितना पेरेंट्स में मौजूद होता है। इसी वजह से आपकी बॉडी के जितने सेल्स हैं वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं। जो मियोसिस हम स्टार्ट करेंगे जब नेक्स्ट उसमें, तो उसमें जो है वो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। इसी वजह से वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं और ये जो है आपकी पूरी बॉडी के जो सेल हैं वो माइटोसिस के जरिए ही डिवाइड, यानी कि 4 स्टेजेस हमने पढ़ी, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये फेजेस कहलाते हैं, स्टेजेस कहलाते हैं जिनके जरिए जो है आपका सेल जो है वो डिवाइड होता है। अच्छा इसकी जो इंपॉर्टेंस है यानी कि क्यों ये माइटोसिस जो है आपकी बॉडी में होता है, क्योंकि इसके ज़रिए आपकी ग्रोथ यानी कि आपकी हाइट है, आपके सेल्स का इंक्रीज बढ़ना है और उसके अलावा ये चीज़ ग्रोथ होती है। उसके अलावा वुंड्स जो हीलिंग करते हैं, यानी कि जख्म अगर आपके बॉडी में कहीं लग जाता है तो स्किन आपने देखा हो दोबारा से उस पर आ जाती है। तो ये जो है वो ये भी माइटोसिस के जरिए होता है कि रिपेयर जो है वो स्किन होना शुरू हो जाती है, कि सेल्स में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और वो बढ़ जाते हैं। अच्छा इसका एक डिसएडवांटेज कह लें या नुकसान कह लें कि अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, अगर इसमें कंट्रोल ना रहे, क्योंकि देखिए जब सेल को एक सिग्नल मिलता है न्यूक्लियस की तरफ कि उस वक्त जो है उसकी डिवीजन स्टार्ट होनी है, यानी कि सेल डिवाइड होना शुरू होना है, लेकिन अगर उसको सिग्नल ना मिले और वो डिवाइड होना शुरू कर दे तो ये अनकंट्रोल डिवीजन हो जाती है, जो कैंसर का बायस बनता है। कैंसर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो वो कि पूरी बॉडी में आपके फैल जाता है और एक वो जो सिर्फ जो ट्यूमर की शक्ल में होता है, जो एक जगह जो है वो मखसूस जो है वो मौजूद होता है, उसको जो है सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाता है। तो ये असल में एब्नॉर्मलिटी कहलाती है।
सेल डिवीजन की, तो ये कैंसर का बायस बनता है। लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंस है वो यही है कि ग्रोथ में और हीलिंग ऑफ वुंड्स वगैरह में जो है वो आपके हेल्प करता है। अच्छा, अब माइटोसिस जो है वो मैं आपकी बुक के लिहाज से पढ़ के बता रही हूँ, जो आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 21 पर, जो मैंने अभी आपको समझाया डायग्राम के जरिए। और स्टेजेस वगैरह तो आपकी बुक में नहीं थे, वो आप अपने यहाँ वीडियो से जो है वो अपने पास लिख लीजिएगा सारे। अब मैं यहाँ से ही पढ़ती जाऊँगी और जो चीज़ यहाँ पे इस तरह से आएगी वो मैं आपको यहाँ से दोबारा से जो है एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। आपकी बुक में डायग्राम दी हो, जस्ट आपको क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं, रेड और ब्लैक क्रोमोसोम्स हैं, वहाँ पे 2 दिखाए गए हैं और 2 जो उन्होंने अपनी कॉपी बनाई है। देन कॉपी बनाने के बाद जो है वो आखिर में जो है वो 2 ही आपके जो न्यू डॉटर सेल में मौजूद थे। ठीक है, अब मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ, पेज नंबर 21 ओपन कीजिएगा। Mitosis is a kind of cell division in which the number of chromosomes in the newly formed daughter cell वही जो नए फॉर्म होंगे सेल वो क्या कहलाएंगे, आपके डॉटर सेल कहलाएंगे। remain the same as that in the original parent cell। अब जो पेरेंट सेल है या जो सेल डिवाइड हो रहा है वो पेरेंट सेल कहलाएगा। तो उस बिल्कुल सेम क्रोमोसोम नंबर जैसे अभी हमने 4 क्रोमोसोम दिए थे, तो आखिर में हमारे पास भी 4 ही क्रोमोसोम जो है न्यू डॉटर सेल में आए थे। Cells having the normal set of chromosomes are said to have the diploid number of chromosomes। अच्छा, अभी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अगर आपके पास बुक में सिर्फ ये N लिखा हुआ है तो ये हैप्लॉइड कहलाएगा, और अगर ये 2N लिखा हुआ है तो ये हैप्लॉइड कहलाएगा, डिप्लॉइड कहलाएगा, सॉरी। हैप्लॉइड सेल क्रोमोसोम्स नंबर और डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर इस तरह से जो ये लिखे हुए होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑल द सेल इन एनिमल एंड प्लांट एक्सेप्ट द सेक्स सेल आर डिप्लॉइड। ठीक है, यानी कि जितने भी हैं वो जो पूरी बॉडी के सेल हैं वो आपके माइटोसिस के जरिए डिवाइड होते हैं, और आपके जो सेक्स सेल हैं जो मियोसिस के जरिए जो है वो डिवाइड होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सेकंड पैराग्राफ, व्हेन अ सेल इज रेडी टू डिवाइड, यानी जिस वक्त सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए, लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम अपीयर इन इट्स न्यूक्लियस, यानी कि अपने अपीयरेंस को जो है वो जाहिर करते हैं, विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, द क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर, यानी कि अपने आप को विजिबल करने के लिए बहुत थिक हो जाते हैं वो। ईच क्रोमोसोम मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्सेल्फ, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, जिस वक्त मैं समझा रही थी आपको कि अपनी कॉपी जो है वो फॉर एग्जैक्टली कॉपी जो है वो, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। यानी कि जब क्रोमोसोम्स सिंगल होता है और सबसे पहले डिवाइड जब होगा वो अपनी कॉपी बनाएगा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका रिप्लिकेशन कहलाएगा। द क्रोमोसोम विच आर नाउ कॉल्ड क्रोमेटाइड, यानी कि जब वो अपने आप को कॉपी कर लेगा तो वो उस वक्त क्रोमोसोम नहीं कहलाएगा, वो उस वक्त क्या कहलाएगा, क्रोमेटाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंगल है, ठीक है, अब ये सब इसको इस तरह से जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो ये जो 2 अपनी कॉपी बना लेंगे तो क्या कहलाएंगे, ये 2 जो क्या कहलाएंगे, क्रोमेटाइड्स कहलाएंगे एक दूसरे की। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका रिप्लिकेशन कहलाता है। द क्रोमोसोम्स विच आर नाउ कॉल्ड द क्रोमेटाइड्स बिकम अटैच्ड टू द थ्रेड लाइक कॉल्ड स्पाइरल फाइबर। स्पाइरल फाइबर जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रोफेज में बनना स्टार्ट हो गई थी, स्पाइरल फाइबर बनना स्टार्ट होती है और फिर वो अटैच हो जाती हैं। द स्पाइरल फाइबर कॉन्टैक्ट होती हैं, पुलिंग अपार्ट, और दोनों अपोजिट पोल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और सब क्रोमेटाइड अटैच हो जाती हैं, विच मूव टू opposite ends of the cell. The cytoplasm also divide and 2 new cells are made. Each newly formed cell has the same number of chromosomes as the original parent cell. बिल्कुल exactly जो है वो जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में होंगे वही जो है वो डॉटर सेल में जो है वो होंगे। अच्छा, अब ये कीजिएगा, देखें यहाँ हमारा टॉपिक जो है माइटोसिस का कंप्लीट हो गया है। आपने क्या करना है इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपको क्लियर, क्योंकि न्यू टॉपिक है आपके लिए ये। वैसे माइटोसिस और डीएनए वगैरह आपने पहले किसी क्लास में नहीं पढ़ा है, सेल तो पढ़ा है, लेकिन बिल्कुल आपके लिए न्यू टॉपिक। तो आपने इस तरह से करना है, पहले आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से गौर से देखना है, ठीक है। और से देखेंगे, उसके बाद जो चीज़ समझाई जा रही है उसको समझें, समझने के बाद अपनी बुक से जो रीडर खुद रीड करके देखिएगा, फिर दोबारा से एक दफ़ा उसको जो है वो वीडियो देखिएगा। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी हो तो आप स्टेरिक बना लीजिएगा और उसको जो है वो पूछ लीजिएगा। लेकिन इसी चीज़ को पे अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कि आपने पहले जो है वीडियो देखी अच्छी तरीके से, वीडियो देखने के बाद आप उसको स्टॉप करें, फिर आप बुक से रीड आउट करें, फिर दोबारा एक दफ़ा वीडियो देखें, तो आपको ये पूरा जो है माइटोसिस का प्रोसेस जो है क्लियर समझ में आएगी। कि देखिए माइटोसिस समझ में आ गया तो मियोसिस इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ इस पेज की हाईलाइट भी आपको करवा देती हूँ। पेज नंबर 21 पर जो हाईलाइट्स हैं, नंबर 1 हाईलाइट आपकी है सबसे फर्स्ट पैराग्राफ की, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेवरल मिलियन सेल। सेकंड पैराग्राफ में, द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन,
chromosomes contain a complex chemical called deoxyribonucleic acid or DNA. Fourth paragraph, the chromosomes carry bits of information called gene. Fifth paragraph में chromosomes and genes are made of DNA, deoxyribonucleic acid. फिर mitosis की first line, mitosis is a kind of cell division in which the number of chromosomes in the newly formed daughter cell remain the same as that in original parent cell. ठीक है, अब ये टॉपिक आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है.